की आराधना करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि 10वीं शताब्दी तक भारत की आर्थिक संपदा भारत काफी रिच थी, समृद्ध थी। और उसके बाद से विदेशी आक्रमण के नाते ये हमारा जो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज उसका डिक्लाइन हुआ। और बाद में यूरोप इसमें अग्रणी हुआ। और यूरोप तो जाग गया, लेकिन भारत सो गया। अब आप इससे आप समझ सकते कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत वेस्ट से हुई। और उस पर देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस, स्टीम इंजन, रेलवे, सारे खोजों के नाते औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इस ज्ञान संपदा में वेस्ट आगे बढ़ गया। और अभी ज्ञान जो है पश्चिमी यूरोप के आगे बढ़ने का कारण यदि कोई ज्ञान था तो हमारे पीछे रहने का मुख्य बड़ा कारण जो अज्ञानता थी। ये चलते हैं पिछले प्रेजेंटेशन का स्लाइड, ये 3 स्लाइड थी। हम इसमें इसके तहत स्ट्रेटजी के तहत समाज के लिए नॉलेज की चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, आवश्यकता प्रभाव पड़ता है। एक आंकड़ा ये बताता है इंडिया में 50 लोग अनाज का उत्पादन करते हैं 100 लोगों के खाने के लिए, जबकि अमेरिका में मात्र 6 लोग खाना भोजन के लिए उत्पादन करते हैं 100 लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए 44 लोगों का इंडिया के तुलना में यूएसए के लोग दूसरे कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कृषि योग्य भूमि, पानी और प्राकृतिक रिसोर्सेज है, फिर भी अभी हम गरीब हैं। हाल ही में नॉलेज रिवॉल्यूशन के नाते अब भारत आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। आप यूरोपियन कंट्री की तुलना करें तो आप पाएंगे कि प्राकृतिक साधनों के रूप में उनके पास बहुत कमी है। एक तो कोल्ड क्लाइमेट है, दूसरा स्मॉल नंबर ऑफ क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करते हैं और भी छोटे ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे समृद्ध है। एक जापान को देखें, जापान में जो ऐसा कहा जाता है कि डेप्थ ऑफ सॉइल जो ओनली 6 इंचेज है। अब समझ में आप ऐसे सोचे कि ये कैसे राष्ट्र जो है अपने वो रिच बनाए रहते थे। और इसका एक ही उत्तर आएगा ज्ञान के माध्यम से और अपने दिमागी शक्ति का यूज करते हुए। तो अभी दिमागी शक्ति का यूज करते हुए जापान और यूरोपियन कंट्री समृद्ध बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सही ज्ञान देना होगा और सही ज्ञान लोगों के पास पहुंचाने से उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। और जब अच्छे विचारों के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ किसी कार्य को संपादित किया जाएगा तो हमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिलेगा। अब प्रश्न उठता है
कि हम कौन कौन सा राइट नॉलेज इंडियन जनमानस को दें ताकि उनकी एटीट्यूड एंड आइडियाज बदल सके और ताकि हम सभी संपन्न और खुशी को प्राप्त कर सके। What kind of right knowledge we should impart? मेरे दृष्टिकोण से ये 5 तरह के नॉलेज जो है भारतीय जनमानस को देने की जरूरत है। जब मैं भारतीय समाज की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रूरल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहला है नॉलेज टू जनरेट एंड प्रिजर्व वेल्थ, अर्थात हिंदी में कहें तो हम संपदा को कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और उसको संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा नॉलेज होगा हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में देने की जरूरत है। तीसरे प्रकार का जो नॉलेज है वो सोशल हार्मनी और स्पिरिट ऑफ सर्विस अर्थात सेवा भाव को देने की जरूरत है। चौथा जो ज्ञान का प्रकार होगा वह नैतिक जीवन की तरफ देने की प्रेरणा देना होगा। और अंतिम में और महत्वपूर्ण हमें अपने जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की जरूरत होगी। अब हम इससे पहले लेते हैं हाउ टू जनरेट वेल्थ। अब वेल्थ जनरेट करने के लिए जरूरी है कि आप वर्क जो करें वो प्रॉफिटेबल वर्क करें, तो जिस काम से करने से आपको आय बढ़े वैसे काम करने की जरूरत है। और ऐसे काम करने के लिए हमें इस कौशल का ग्रहण करना पड़ेगा। और जब आप कौशल ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो आप जब आत्मविश्वास से पूरित आदमी किसी भी काम में अपना हाथ लगाएगा तो निश्चित रूप से जो वर्क जो प्रॉफिटेबल होगा। आज के युग में यदि ध्यान दे तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब केवल हम ज्ञान के माध्यम से वेल्थ को प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसको प्रिजर्व करने का ज्ञान यदि हमारे पास नहीं है तो पूरा वेस्ट चला जाता है। आप ग्रामीण परिवेश में हम सभी देखते हैं कि बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे लोग शराब पी करके, जुआ खेल करके और बिना सोचे समझे और पर्व त्योहारों में फालतू खर्च करते हैं, शादी ब्याहों में भी अत्यधिक खर्च करते हैं केवल दिखावा और अहंकार की पूर्ति के लिए। मृतक भोज में लोग खर्च करते हैं काफी। तो आज जनमानस को बताने की जरूरत है कि आपको इन बातों में खर्च नहीं करना है और इसके साथ ही साथ हमें उनको बताना पड़ेगा कि धन को कैसे हम बचा सकते हैं और कहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बचाना और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और इस चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास आगे भविष्य के लिए एक विजन होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोगों का फ्यूचर के प्रति कोई विजन नहीं है और इसलिए वो पैसे को सेव नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं और आज की कमाई का आज ही खर्च कर देते हैं। तो इस बारे में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना ग्रामीण परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
अगर दूसरा दूसरा पॉइंट आता है हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताने के लिए। हमारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी लापरवाही के कारण और हेल्थ और हाइजीन की अज्ञानता के कारण हम अपनी आय का बहुत सारा खर्च इसमें खर्च अपव्यय कर देते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 50% भारतीय बच्चे अंडर न्यूरिश्ड है, अर्थात कुपोषण के शिकार है। और इसके लिए हर जो भोजन के जो पार्ट्स है और जो स्वास्थ्य के जो सामान्य सिद्धांत है, स्वच्छता का सामान्य सिद्धांत है, उसके बारे में अज्ञानता है। और इसीलिए बीमारियां फैलती हैं ग्रामीण समाज में और उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इस बात के लिए जनमानस को प्रेरित करने की जरूरत है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि भारतीय जनमानस को सामाजिक एकता और सेवा भाव की जरूरत है। हमारे ग्रामीण समाज में हम देखते हैं जाति के प्रति एक पूर्वाग्रह बना रहता है। किसी जाति को उच्च मानना और किसी जाति का निम्न मानना ये काफी प्रिविलेंट है। और इसके नाते जो निम्न स्तर की जातियां आती हैं उनको हम हे दृष्टि से देखते हैं और आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। जाति संघर्षों में कई लोगों की जान जाती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा कारण समाज में देखेंगे आप कि हमारे सांप्रदायिक संस्थाओं की कमी है और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय दंगे होते रहते हैं। और इसलिए इसके कारण जो है भारत का विकास अवरुद्ध होता है। इसका उपाय क्या है? हम लोगों को ये बताएं कि मनुष्य जो है, मनुष्य की सेवा जो है ईश्वर की सेवा है और मनुष्य के अंदर ही ईश्वर विद्यमान रहता है। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मनुष्य की सेवा कीजिए और किसी का भेदभाव जाति या धर्म के आधार पर न करें। हाँ, उसके गुण और कर्मों के आधार पर जरूर भेद करें। इसके आगे पॉइंट होता है नॉलेज टू लीड ए मोरल लाइफ। हमें नैतिक जीवन जीने के लिए सभी को प्रेरित करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मोरलिटी क्या है? तो नैतिकता को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि हमारे अंतर्गत जो संभावित दिव्य गुण है जो हमारे विचारों और क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होते हैं, उसी का नाम मोरलिटी है ना। विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण देते हैं एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारतीय संस्कृति में कोई थ्योरी ऑफ इविल नहीं है और हम उसको ज्ञानता कहते हैं, है ना। तो ज्ञानता को दूर करने के लिए स्त्री पुरुष सबको मिलकर काम करना होगा। विवेकानंद ने एक और कही थी, अच्छा होना, बुरी होना, नैतिक होना, ये हमारा स्वाभाविक और जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हम सभी को अच्छा, बुरी और नैतिक बनना चाहिए। नैतिकता को आगे देखते हैं। नैतिकता दो तरह की होती है, एक पैसिव है, दूसरा डायनामिक है। पैसिव मोरलिटी वो है जो कि आदमी कोई बुरा काम नहीं करता है और अपने आप को अच्छा रखता है, तो इसको हम पैसिव मोरलिटी कहते हैं। और इसे भारतीय समाज में काफी लोग इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी मोरलिटी जो है वो डायनामिक है। इसका मतलब ये हुआ न केवल हमें अच्छा होना है बल्कि दूसरे के लिए अच्छा करना भी है।
इसका मतलब ये हुआ हम सभी को प्यार करें और सभी की सेवा करें। अब डायनेमिक मोरालिटी का एक उदाहरण आपके सामने दूंगा मैं। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, न केवल उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में मोरालिटी को फॉलो किया, बल्कि दूसरे को भी इसके लिए उत्प्रेरित किया। इस मंच से जुड़े सभी देवियों और सज्जनों से अनुरोध है कि आप डायनेमिक मोरालिटी को फॉलो करते हुए इस ज्ञान प्रचार प्रसार को बढ़ाने में भू गौरव ग्लोबल मंच का सहयोग करें। अगला पॉइंट आता है कि हमारे जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मतलब यह होता है कि एक नैतिक को मानते हुए संसार में जीवन प्राप्त करना। अब नैतिकता की जब बात करते हैं तो भारतीय जनमानस में यदि हम उसको तो लोग उसको पारित करते हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को कि कर्म फल से कोई आज तक नहीं है। आप दशरथ को एग्जाम्पल लीजिए, अर्जुन के एग्जाम्पल लीजिए, युधिष्ठिर के एग्जाम्पल लीजिए, जो कुछ एक तो भगवान के पिता थे और दूसरे भगवान के सखा थे। इन लोग भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए। तो अपने जो बुरे कर्म है उसके दुष्परिणाम हमें झेलने ही होंगे। दुष्प्रयासों से, अनैतिक तरीके से अर्जित किया हुआ धन ज्यादा दिन तक नहीं रहता हमारे पास। तो अभी इस बात का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से इससे अविरत होंगे। आज समाज में इस बात का ज्ञान तो है, लेकिन उनको इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि विकसित करनी होगी। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, वर्तमान परिवेश में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, उन्होंने एन के प्रकार ने धन कमाया और आज जेल के शिकंजे में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये अनैतिक जीवन हमें अपने आप पनिशमेंट देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के प्रति अच्छे कर्म को अपनाएं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसलिए भी जरूरी है कि हम जीवन में आने वाले उतार और चढ़ाव के प्रति समरूप अपना समभाव अपना सके। कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उससे होने वाले उत्पन्न और तनाव हमें प्रतिदिन प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाता है तो वह आने वाले वो सुख और दुख दोनों से ज्यादा विचलित नहीं होता है और उसके जीवन में एक आत्मिक संतोष, शांति मिलता है और उसके अंदर एक आंतरिक फ्रीडम भी मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब निष्कर्ष पाते हैं। हमने आज डिस्कशन में ये चीज जाना कि ज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हमारा देश महान बन सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हमने जिन 5 ज्ञान के प्रकार पर डिस्कस किया उसको भारतीय जनमानस में और विशेषकर ग्रामीण जनमानस में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। हम स्वयं अपने इसके जीवन में उतारें और एक समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। हमारी कंट्री, हमारा देश जिसके पास एक विशाल प्राकृतिक संपदा है, मानवीय संपदा है और प्राचीन वैल्यू है। यदि इन तीनों चीजों को मिला दें हम
अर्थात प्राकृतिक संपदा, मानवीय संपदा और प्राचीन वैल्यूज, तो हमारा देश पुनः एक बार विश्व गुरु बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में भी भैया ने बहुत अच्छे से क्लास लिया, और जो भी इतनी मेहनत से आप ये बनाते हैं, करते हैं, इसको बहुत बड़ी बात है। इतना समय देते हैं कीमती इसको बनाने में। और अभी भी आपकी आवाज इको हो रही है भैया, घर में जब बोल रहे हैं तो। हाँ, पता नहीं क्या दोबारा चेंज हुआ तो इको हुआ है। एक बार और फिर से अभी निकल के ज्वाइन कर लें तो शायद हाँ, तो दिक्कत नहीं होगी। जी अमित, किन्हीं को कुछ बोलना है? क्योंकि आज भैया का बहुत अच्छा आवाज नहीं मिला हम लोगों को, जितना ही अच्छा बोल पाते हैं। 2-3 बार साथ ज्वाइन करने की वजह से। अविनाश कुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है। अविनाश कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छी बात। जी नमस्कार। जी प्रणाम। नमस्कार जी, नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग का कार्यक्रम, और हम पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग के साथ, तो कहना कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग चर्चा कीजिए। जी धन्यवाद। अविनाश कुमार जी अपना परिचय देंगे? नाम अविनाश कुमार, ग्राम हरदिया, थाना मेहंदिया, जिला अरवल, बिहार से मैं हूँ, और मैं शिक्षक हूँ मध्य विद्यालय में। जी, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप?